नमस्कार साथियों। आज जो हम लोग करेंगे विज्ञान, और विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, उसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे और सुपर फास्ट डिवीजन करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती और अमीबा एक कोशिकीय भी होता है। इसके अलावा पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब है, ये भी एक कोशिकीय ही है। यूग्लिना जो है ना, ये यूग्लिना ये मिश्रित पोषी होता है। मतलब मिश्रित पोषी कहने का मतलब है कि इसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों गुण इसमें पाया जाता है। जैसे इसमें ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं भी करती हैं। आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी मतलब इसमें हरित लवक पाया जाएगा, और हरित लवक पाया जाएगा मतलब ये स्वपोषी, मतलब ये अपना पोषण स्वयं करेगी, खाना ये खुद बनाएंगे यूग्लिना। ठीक है, मतलब ये क्या है? मिश्रित पोषी। यूग्लिना मिश्रित पोषी में आते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर पूछे जैसे तीनों एक कोशिकीय हैं, अगर पूछे कि सबसे छोटी कोशिका, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती हैं। इसका विशेषता जानते हैं आप लोग? इसमें क्या होता है ना कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति में इसमें नहीं पाया जाता, और ये एक कोशिकीय भी है। और ये इसका एक और विशेषता है माइकोप्लाज्मा के ना, कि बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है माइकोप्लाज्मा। इसका सबसे बड़ा विशेषता यही है कि सबसे छोटी कोशिका हो गया और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है ये। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चप्पल की आकृति का जंतु है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चप्पल की आकृति का जंतु है, तो चप्पल की आकृति क्या होता है? तो इसमें से पैरामीशियम है, ये चप्पल की आकृति का होता है और ये एक कोशिकीय है। ठीक है, अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग है, तो अमीबा का प्रचलन अंग इसमें हो जाएगा कूटपाद। ये अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद कहलाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। ठीक है, यही यूग्लिना जो मिश्रित पोषी होते हैं। और हरा प्रोटोजोआ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा मतलब स्वपोषी होगा, और ये जो है यूग्लिना मिश्रित पोषी भी होगा, मतलब स्वपोषी या परपोषी दोनों है। ये परपोषी भी होता है और स्वपोषी भी होता है। ठीक है, अच्छा, पौधे और जंतु, छठा नंबर कहता है कि पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों के योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है कौन? तो यहाँ पे हम लोग जाने अभी यूग्लिना, इसके बारे में जान रहे थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर क्या था? मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है आंत में, यहाँ आंत में पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये जो एंट अमीबा जो हिस्टोलिका होता है, जो क्या होता है ना कि संक्रमण द्वारा दूषित भोजन या पानी अगर ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में ही आ जाएगा। हमारे शरीर में आ जाएगा तो उसके बाद क्या कहता है ना कि ये हमारा जो बड़ी आंत है ना, मनुष्य का जो बड़ी आंत है, उसमें पहुंच जाएगा और उसमें घाव कर देगा। अब बड़ी आंत में घाव कर देगा तो उसका जो सतह होता है बड़ी आंत का, उसको ही क्षति पहुंचाता है तो उसमें से रक्त निकलने लगता है। थोड़ा मतलब हल्का हल्का रक्त निकलेगा और मलद्वार द्वारा यही बाहर आता है रक्त। और जैसे इसको पेचिस भी कहते हैं, ये जो बीमारी है इसको पेचिस भी कहते हैं। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका का समझ में आया कि एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है जो मनुष्य के आंत में रहता है, वो भी बड़ी आंत में, और उसको क्षति पहुंचाता है और रक्त मलद्वार के द्वारा बाहर आता है। यह बीमारी क्या कहलाता है? तो पेचिस कहलाता है, पेचिस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, तो 8 नंबर क्या था? पेचिस या अमीबायोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो देखिए इतना देर से हम लोग यही कर रहे थे, पेचिस या अमीबायोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो ये प्रोटोजोआ कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंट अमीबा। ठीक है, क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलिका के बारे में इतना हम लोग जाने अभी। पेचिस के लिए उत्तरदायी यही है। अच्छा, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है?
तो ये मलेरिया बुखार के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, 10 नंबर देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। तो कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ हो गया लिस्मेनिया। कौन? लिस्मेनिया। चलिए, निद्रा रोग पैदा कौन करता है। तो निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा। निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कह रहे थे अभी ई हिस्टोलिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर कहेगा कहीं कहीं इसका आंसर होता है ई कोलाई भी होता है। ठीक है, तो ई कोलाई रहेगा तो इसको मारिएगा, और न तो फिर इसको मारिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अमीबा में कूट पाद महत्वपूर्ण होते हैं। तो अमीबा में कूट पाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। ये कूट पाद होते हैं किसमें? अमीबा में। तो कूट पाद का मेन काम होता है भोजन ग्रहण करना और उसका प्रचलन। मलेरिया कह रहे मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। तो ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। अच्छा, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। तो जापान में उपहार स्वरूप क्या भेंट किया जाता है। तो यूप्लेक्टेला। ये जो है यूप्लेक्टेला जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। और यही नहीं, इसको ना जैसे कोई भी समारोह होता है उसमें, शादी समारोह रहे, बर्थडे समारोह रहे, कुछ में भेंट किया जाता है। ये स्पंजी टाइप का होता है, यूप्लेक्टेला है ना, स्पंजी टाइप का होता है और मतलब बहुत अच्छा, मतलब सुंदर दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको वीनस के फूलों का डलिया भी कहते हैं यूप्लेक्टा को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कह रहा वीनस के, देखिए यहाँ पे आ गया, वीनस के फूलों के डलिया के नाम से जाना जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा यूप्लेक्टेला। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पंजों के शरीर पे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। तो स्पंजों के शरीर पे जो पाया जाता है छोटा छोटा छिद्र, ये अस्टिया कहलाता है। अगर कह रहा है कि स्पंजों के शरीर पर पूछे तो अस्टिया, अगर पूछे कि सबसे ऊपर जो होता है ना सिरा पे, तो सिरा पर पूछे तो इसका आंसर बदल जाएगा, इसका आंसर फिर हो जाएगा अस्कुलम। सिरा पर पूछे तो अस्कुलम, और अगर पूछे कि शरीर पर तो अस्टिया स्पंज के। ठीक है, जो स्पंजी होते हैं ना, जो उसमें पानी वगैरह डालते हैं, तो पानी डालने से क्या होता है कि वो उसमें पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब्जॉर्ब कर लेता है तो जो छिद्र होता है अंदर, वही जो छिद्र होता है वो कहलाता है अस्टिया। ठीक है, स्पंज के सिरे पर स्थित छिद्र क्या कहलाता है। तो यही अस्कुलम कहलाता है। स्पंज के सिरा पर क्या कहता है अस्कुलम, स्पंज के शरीर पर क्या कहता है अस्टिया। ठीक है, अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलेंट्रेटस संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सिलेंट्रेटस संघ को निडेरिया के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। रक्त नहीं होते हुए भी श्वसन करता है, विशेषता होता है हाइड्रा का। कोरल रीफ परवाल भित्ति जो होता है का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है यहाँ पे सिलेंट्रेटा के द्वारा, सिलेंट्रेटा के द्वारा इसका निर्माण होता है कोरल का। सबसे बड़ा कोरल रीफ द ग्रेट कोरल रीफ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, सबसे बड़ा एकदम लंबा सा होता वहाँ पे है। परवाल भित्ति माने सबसे विशाल वहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे पर्यटन बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे शुरू करते हैं। हाइड्रा का प्रचलन अंग है। तो हाइड्रा का प्रचलन अंग इसमें कौन सा हो जाएगा। तो हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटिकल्स हो गया, टेंटिकल्स हाइड्रा का प्रचलन अंग हो गया। ठीक है, परवाल क्या है। तो समुद्री जीव हो गया परवाल, कोरस। और कोरस यही, जैसे कोरस जो है तो समुद्र में ऐसे, मतलब मान लीजिए कोरस है और इसके अगर कोरस एक मारा तो इसके ऊपर ऐसे जमा होते जाता है। जैसे नया जो कोरस होता है, जो इसका जो पोषण होता है ना, जो मरा हुआ कोरस पहले वाला है उसी पे बैठा रहता है, उसी में से पोषण लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना रहता है। और फिर इसके ऊपर फिर ये मारा तो दूसरा जीव, फिर इसके ऊपर आया, फिर इसके मारा तो दूसरा
पर वाला या फिर मारा तो दूसरा पर वाला, ऐसे करते करते ही समुद्र के सतह के ऊपर आ जाता है। इसे बोलते हैं कोरल द्वीप भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंडोनेशिया के द्वीप आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भारत के जो पश्चिम में केंद्र शासित प्रदेश है वो सब इसी से निर्मित है। ठीक है, जैसे मालदीव वगैरह भी है ना, वो एक अलग सा देश है मालदीव, वो भी इसी से बना हुआ है, कोरल द्वीप उसको कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर कहता है जेली फिश के नाम से जाना जाता है। तो जेली फिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया। ठीक है, समुद्री एनीमा के नाम से जाना जाता है, समुद्री एनीमा के नाम से जाना जाता है मैड्रियम। अच्छा, पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है फाइसेलिया को, पुर्तगीज मैन ऑफ वार फाइसेलिया को। अमरत्व का गुण किस में पाया जाता है? तो अमरत्व का गुण हाइड्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा, हाइड्रा अमरत्व का गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? जो फ्लैट होते हैं कृमि, चिपटे होते हैं, इसको प्लेटी हेलमिंथेस के अंतर्गत रखा जाता है। प्लेटी हेलमिंथेस के अंतर्गत रखा जाता है चिपटे कृमियों को। ठीक है, फित्ता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो फित्ता श्रेणी अगर पूछेगा ना तो ये हो जाएगा यही चिपटे कृमि या फित्ता श्रेणी पूछे तो आंसर एक ही होगा। क्या होगा? कहाँ है भाई? हाँ, यहीं पे है। हाँ, यहीं पे है। दोनों का आंसर हो जाएगा यही, प्ले हेलमिंथेस हो जाएगा। फित्ता कृमि पूछे चाहे चिपटा कृमि पूछे, दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? देखिए, तो मधुमक्खी उपयोगी है, अच्छा, केंचुआ उपयोगी है, सही है, उपयोगी तो है भाई। अच्छा, फित्ता कृमि उपयोगी है? नहीं, फित्ता कृमि उपयोगी नहीं है, रेशम कीट उपयोगी तो है ही। अच्छा, आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फित्ता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है? तो सुअर के अगर अधपका मांस खाया जाए तो फित्ता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच के क्षति पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोल कृमि या सूत्र कृमि के किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है निमेल्थेरियम्स के अंतर्गत रखा जाता है, गोल कृमि या सूत्र कृमि को। चलिए 33 नंबर, एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो एस्कैरिस द्वारा हो जाता है, एस्कैरिस बोले तो एस्कैरियसिस, एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो एस्कैरियसिस होता है। ठीक है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, तब फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया ब्रेनकाप्टी द्वारा। अच्छा, एस्कैरिस पाया जाता है, तो एस्कैरिस पाया जाता है कहाँ? मनुष्य के आंत में, मनुष्य के आंत में एस्कैरिस पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि फेरेटिमा पोस्थुमा, फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किस वैज्ञानिक किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरेटिमा पोस्थुमा, तो ये वैज्ञानिक नाम है भाई, चलिए, वैज्ञानिक नाम है केंचुआ का। केंचुओं में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? केंचुओं में मतलब कह रहा है कि कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है, का मतलब कि हीमोसाइनिन होता है। केंचुओं में रक्त वर्णक के रूप में हीमोसाइनिन होता है। केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्यों होता है? तो केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्यों होता है? क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है, जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। तो सबसे उपयुक्त हो जाएगा आंसर यही, जमीन को छिद्रयुक्त बनाता है और मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर तक जाने के लिए ये प्रेरित करता है। केंचुओं में कितनी आँखें होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंचुओं में कोई आँख नहीं होता, याद रखिएगा।
केंचुआ में कोई आँख नहीं होता। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो केंचुआ किसानों को लाभ पहुंचाया कैसे, हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करके, उपयोग दोनों, और भूमि को पोली करके। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा भूमि को पोली करके। ठीक है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं। कीटों में टांगे की अगर बात की जाए तो ये 3 जोड़ा मतलब 6 गो होता है। ठीक है। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जाती है, मतलब क्या कैसे पता चलेगा कि वह कीट है, तो वो कैसे हम लोग पहचाने कि कीट है। तो सर तो ये हो जाएगा 3 जोड़ी टांगे। अच्छा, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। चलिए हम लोग छाटते हैं कि कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। तो ये हो जाएगा रेशम कीट उपयोगी है, मधुमक्खी उपयोगी है, घरेलू मक्खी ये उपयोगी नहीं है, लेडी बर्ड उपयोगी है। ठीक है। आगे हम लोग करेंगे 44 नंबर। 44 नंबर कहता है मच्छर में लाल खून का उभार आना किस पर पोषण के कारण होता है। मच्छर में लाल खून का उभार होना ये कह रहा है कि किस पर पोषण का कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी का। स्तनधारी का खून क्या होता है, लाल होता है। स्तनधारी का खून लाल होता है। ठीक है। अच्छा, लाह उत्पन्न होता है। लाह उत्पन्न होता है काज से, तो लाह उत्पन्न होता है कीटों के शरीर के श्रवण से। ठीक है। लाह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लाह को एक चीज़ जानिए कि लाह को प्रकृति का वरदान भी कहते हैं। क्या होता है ना कि जैसे खैर का जो पेड़ होता है, चाहे बैर का पेड़ हुआ, पलाश का पेड़ हुआ, यही सब पर जो लाह होता है, यही लाह का जो कीट होता है यही सब पर पनपता है ना। जिससे इसका खेती भी किया जाता है, लाह का खेती भी किया जाता है। लगभग 4 माह तक में ये तैयार हो जाता है। ये लाह का कीट इतना में तैयार हो गया और लाह देना आपको शुरू कर देगा। और फिर क्या होता है कि ये पेड़ों के डालियों पर रहेगा, और इसको अगर निकालना रहे तो पेड़ की डाली को काट के, मतलब इसके सहित निकाला जाता है। पेड़ के डाली को काट के लाह को निकाला जाता है उसके सहित। और इससे बनता क्या क्या है, तो जैसे चूड़ी, गोंद, क्रीम, या कोई विद्युत वाला कोई यंत्र हुआ, स्याही हुआ, बहुत सारा सोने चांदी का आभूषण है, सब में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या जी का, लाह का। ठीक है। हम लोग 46 नंबर चलते हैं। रेशम प्राप्त किया जाता है क्या जिससे, तो रेशम प्राप्त किया जाता है, इसमें आंसर हो जाएगा क्या, रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट की प्यूमा से, रेशम कीट के लार्वा से। तो सबसे अच्छा इसमें उपयुक्त हो जाएगा रेशम कीट के प्यूपा से। अच्छा, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, तो घरेलू मक्खी का लार्वा हो गया मैंगोट। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, तो बिच्छू का विष होता है उसके डंक में, मतलब इसका जो पूँछ होता है ना, बिच्छू का विष जो होता है ना, उसके पूँछ में एक डंक होता है, उसी में पाया जाता है। अगर वही डंक पूँछ में जो लास्ट वाला जो होता है ना सिरा, वहीं पाया जाता है। अगर उसको काट दिया जाए तो फिर बिच्छू के हाथ में ले लीजिए, जहाँ भी कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन आप लोग ये सब कीजिएगा नहीं। आगे 49 नंबर, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, क्योंकि टेपिटम लूसिडम के कारण ये रात में चमकती है। और ये है ना कि टेपिटम लूसिडम होता है ना, जो उसके आँख के रेटिना के पीछे लगा हुआ रहता है, इसलिए वो चमकता है। ये बस तितली की आँख में ही नहीं, जितना भी जीव रात को देख पाता है सभी की आँखों में यह पाया जाता है रेटिना के पीछे। निद्रा रोग फैलाती है, निद्रा रोग कौन कौन फैलाती है भाई, तो सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाती है, सीसी मक्खी। मनुष्य में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर है, हो जाएगा सैंड फ्लाई, यही काला जार फैलाता है। कौन, मनुष्य में काला जार कौन फैलाता है, कौन मक्खी, तो सैंड फ्लाई। ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है, क्या हो जाएगा, 3 जोड़ी पास होते हैं। अभी हम लोग जाने मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है, मलेरिया रोग के वाहक कौन है, तो मलेरिया रोग के वाहक हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। अच्छा, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग के वाहक हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन देखें, कटल फिश के नाम से जाना जाता है, तो कटल फिश के नाम से जाना जाता है किसको, तो सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस है एक क्या है,
तो ऑक्टोपस है ना, ये मृदु कवची है। इसमें ना एक भुजाओं की संख्या कितना होती है, तो 8 होती है, इसलिए ऑक्टोपस इसका नाम है। मतलब पैर की तरह होता है, 8 को निकला हुआ, उसको भुजा भी कहते हैं। ठीक है, किसमें, ऑक्टोपस में। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, किसे, तो डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। डेविल फिश भी इसको कहते हैं, ऑक्टोपस को। ठीक है, अच्छा, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या देखिए, हम लोग अभी ऊपर जाने, भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगा। अच्छा, 58 नंबर क्वेश्चन, एनेलिडा और मोलस्का के बीच का योजक कड़ी है। तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच का योजक कड़ी हो जाएगा क्या, तो नियोप्लिना। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी नियोप्लिना होता है। ठीक है, अच्छा, तारा मछली 59 नंबर देखेंगे हम लोग। तो कह रहा तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है। तो तारा मछली प्राणी हो जाएगा इकाइनोमेटा का। तारा मछली का संघ है इकाइनोमेटा। ठीक है, अरस्तु का लालटेन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरस्तु का लालटेन क्या है भाई, तो समुद्री अर्चिन का आहार तंत्र में चबाने वाला जो यंत्र होता है, समुद्री जो अर्चिन होता है, तो उसके आहार तंत्र में क्या होता है ना, कि चबाने वाला एक यंत्र होता है आहार तंत्र में, वही कहलाता है अरस्तु का लालटेन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट 62 नंबर देखेंगे हम लोग। 62 नंबर को 61 नंबर, तो तारा मछली के नाम से जाना जाता है। तारा मछली के नाम से जाना जाता है कौन, तो ये एस्टीरियस जो है, ये तारा मछली के नाम से जाना जाता है, एस्टीरियस। मछली में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है, तो मछली में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है। मछलियों की हृदय की विशेषता क्या है, मछली की हृदय की विशेषता, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछली की जो हृदय होता है ना, उसमें सिर्फ अशुद्ध रक्त होता है, याद रखिएगा। मछलियों के हृदय में सिर्फ कैसा रक्त होता है, तो अशुद्ध रक्त होता है। अच्छा, 64 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है। तो मछली है कौन, समुद्री घोड़ा है, ये मछली है भाई, वास्तव में मछली समुद्री घोड़ा है। स्टार फिश, जेली फिश, कटक जो फिश है, जो वास्तव में ही मछली नहीं माना जाता है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे उल्टा कह दिया है कि निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है। कौन मछली नहीं है भाई, तो कटल फिश, अभी हम लोग बताए कि कटल फिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश मछली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं है, तो उसमें से सभी मछली नहीं है। ठीक है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, समुद्री घोड़ा उदाहरण है, तो अभी हम लोग इतना देर से ही कर रहे थे, समुद्री घोड़ा मछली है, बाकी सब मछली नहीं है। अच्छा, निम्न से कौन वास्तविक मछली है, देखिए फिर बोल दिया, तो ये जो फ्लाइंग फिश है, ये बस इसमें से फ्लाइंग फिश ही वास्तविक मछली है। क्रे, कटल, सिल्वर फिश, ये सब मछली वास्तव में नहीं है। निम्न में से कौन एक मीन है, मीन कौन है भाई, तो ये फ्लाइंग फिश है, ये मीन के अंदर रखा जाता है भाई, मीन माने मछली, यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। 69 नंबर देखेंगे हम लोग। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक क्या है भाई, तो सर्वाधिक है मछली। दुनिया में सर्वाधिक कोई जीव है तो वह है मछली। सबसे विषैली मछली कौन सा है भाई, तो ये पाषाण मछली है जो सबसे विषैली, इनमें से हो जाएगा, इस चारों में से आंसर यही सही हो जाएगा। पाषाण मछली सबसे विषैली मछली होती है, पाषाण मछली। ठीक है, तो भारत में पाए जाने में सबसे बड़ी मछली, भारत में पाए जाने में सबसे बड़ी मछली तो व्हेल शार्क हो गया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, नहीं, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, नहीं, ये सब तो नहीं है। वे श्वास नहीं ले पाती, हाँ, वे श्वास ढंग से नहीं ले पाती, इसलिए उसका शरीर क्या होता है ना, फूलने लगता है, वो मर जाती है। ठीक है, क्योंकि समुद्र में ना जो दाब होता है, जो अधिक होता है, पानी का दाब उस पर रहता है, अधिक होता है, लेकिन इधर है उसका दाब कम रहता है। और इसमें भी जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है उसका खारापन पानी, खारा पानी का दाब अधिक हो गया, खारा पानी सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है उसका घनत्व के ऊपर। जैसे खारा पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए अनुकूल उसके लिए मछलियाँ अनुकूल होती हैं, लेकिन बाहर आता है तो घनत्व कम जाता है, घनत्व कम जाता है तो उसका शरीर फूलने लगता है और वो मर जाती हैं।
अच्छा, क्यों शीतल काल की तुलना में ग्रीष्म काल अधिक मछलियाँ मरती हैं? शीतल काल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियाँ मरती हैं, क्यों? तो ये हो जाएगा खाने की कमी कारण नहीं, आविष के साधारण कारण नहीं, O2 के अपक्षय कारण। हाँ, O2 के अपक्षय कारण ग्रीष्म काल में मछलियाँ अधिक मरती है। एम्फीबिया बनाता है, तो एम्फीबिया बनाता है क्या? बहुत तेज चलने वाले नावों को नहीं, जल में रहने सकने वाले पशुओं को नहीं, केवल स्थान पर रहने वाले पशुओं को नहीं, जल एवं स्थल दोनों पर रहने सकने वाले पशुओं को। हाँ, एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है एम्फीबिया। ठीक है। अच्छा, 75 नंबर देखते हैं हम लोग। केवल नर मेढक टटराते हैं, क्यों टटराते हैं? केवल नर मेढक ही टटराते हैं, क्यों? क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होता। वाक कोष होता तो मादा मेढक भी टटराते, लेकिन इसमें वाक कोष होता नहीं है, इसलिए सिर्फ नर मेढक ही टटराते हैं। ठीक है, वाक कोष किस में नहीं होता? मादा मेढक में नहीं होता, इसलिए टटराते नहीं है, लेकिन नर में वाक कोष होता है, इसलिए टटराते हैं। ठीक है। अच्छा, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा कहलाता है टेडपोल। अच्छा, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? याद रखिएगा, मेढक के हृदय में 23 कक्ष होते हैं, मतलब मेढक के हृदय 3 कक्षीय होता है। ठीक है, 3 कक्षीय, मेढक के हृदय 3 कक्षीय। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक कोष्ठ के कारण। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में अधिक आवाज़ इसलिए लगाता है नर, क्योंकि इसमें वाक कोष्ठ पाया जाता है। अच्छा, शीत रक्तीय प्राणी है, तो शीत रक्तीय प्राणी हो गया मेढक, मछली भी है, मेढक भी है, छिपकली भी है, सब का रक्त ठंडा होता है। ठीक है, इनमें से सही हो जाएगा आंसर। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्यों ऐसा होता है भाई? तो क्योंकि यह त्वचा से श्वसन करता है, इसलिए। आगे, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? ठीक कहलाएगा हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा एस्टिवेशन। निरशंस प्राणी कौन सा है? निरशंस प्राणी की बात कर रहा है, तो कछुआ होता है, निरशंस प्राणी होता है, और सब इस समय सबसे ज़्यादा जीवन काल इसी का है, कछुआ का, लगभग 150 साल से पहले में होता है ये इसका जीवन काल। इनमें से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती? तो अश्रु ग्रंथि मनुष्य में तो होता ही है भाई, कुत्ता में भी होता है, बैल के भी आँख से देखते होंगे आंसू निकलते रहता है, लेकिन घड़ियाल में आंसू नहीं आता। इसीलिए हम लोग कभी कभी कहावत में कहते हैं कि घड़ियाली आंसू मत बहाओ, क्योंकि घड़ियाल में आंसू होता भी नहीं है, इसलिए यह कहा जाता है कहावत के तौर पे। 85 नंबर देखते हैं। विषैले सर्पों में 20 ग्रंथियाँ परिवर्तित होती हैं, तो होता है लार ग्रंथि से। विषैले सांप में के लार में होता है 20, याद रखिएगा, विषैले सर्प के लार में 20 होता है, लार ग्रंथि में। सबसे विषैला सांप, सबसे विषैला सांपों का करैत हो गया। ये सब जैसे नाग वगैरह से भी सबसे ज़्यादा विषैला होता है करैत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? करैत तो है भाई। अच्छा, ये पाइथन जो होता है ना, ये विषैला नहीं होता। समुद्री सर्प भी विषैला भी होता है भाई, वाइपर तो होबे करता है, वाइपर तो होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा करैता होता है, पाइथन तो होता ही नहीं है। चलिए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? ये तो ऐसा सांप है ना, ये किंग कोबरा, जो घोंसला बनाता है। किंग कोबरा है जो अपना घोंसला बना के इसी में अंडा देता है, किंग कोबरा। ठीक है, 89 नंबर देखिए। डायनासोर निम्नलिखित में से क्या है? डायनासोर निम्नलिखित में से क्या है? तो लुप्त सरीसृप है भाई। अच्छा, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है, हाल ही में कह रहा है, तो हाल ही में जगह डायनासोर, हाल ही में एकदम नहीं सोचेगा कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, बहुत हजारों साल पहले, लाखों साल पहले की बात कर रहा है। डायनासोर थे, डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप थे। अच्छा, विषैली छिपकली है, तो विषैली छिपकली इसमें हिलोडर्मा हो गया। अच्छा, 93 नंबर देखते हैं हम लोग। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है उड़न छिपकली है, तो उड़न छिपकली कौन हो जाएगी?
तो ड्रेको हो जाएगी उड़न छिपकली। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? सांप से कौन लड़ेगा? नेवला लड़ता है भाई। समुद्री सर्प को क्या कहते हैं? समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहते हैं। समुद्री सर्प को ऐसे ऐसे होता है लंबा सा सांप की तरह, ये हाइड्रोफिश कहलाता है, इसको समुद्री सांप भी कहते हैं। सर्प के मध्य कर्ण नहीं होते, वे ध्वनि कैसे ग्रहण करते हैं भाई? तो ये त्वचा से सुनते हैं। सांप में कान नहीं होता, ये त्वचा से ही सुनता है सांप, मतलब कि चारों पट्टी से, इसलिए चारों पट्टी से सुन सकता है सांप। पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं, कैसी होती हैं? तो वातिल होती हैं। पक्षी की हड्डियाँ वातिल होती हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। 98 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया भाई? चलिए, लगता है कि किसी कारण से वो छूट गया है। चलिए एक और वीडियो में आप लोग को उसको कवर करवा देंगे। आगे हम लोग करते हैं। शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है, शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है, तो कौन हो सकता है इसमें भाई? तो मछली तो होता ही है, छिपकली भी होता है, मेढक भी होता है, मतलब ये सभी अभी हम लोग किए थे। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति क्या होती है भाई? ती होती है बाहर बाहर होती है फर्टिलाइजेशन से। मेढक ना लार्वा निकालती है बाहर, इसे पानी में कभी कभी देखते होंगे बरसात के दिन में, पानी में लार्वा की तरह एक डोरी नुमा आकृति होती है पानी में, उसमें अंडा देता है, उसमें अंडा होता है किसका? मेढक का, है ना। लार्वा के अंदर मेढक का अंडा होता है और काफ़ी दिन बाद फिर वो एक मछली की तरह, जिसको हम लोग गाँव में बेंग मछली कहते हैं, तो वैसा छोटा छोटा मछली की तरह रहेगा, वही उसमें पूँछ भी रहेगा। और जैसे जैसे मेढक बड़ा होते गया, वो टेडपॉल भी उसको बोलते हैं, मेढक का जो छोटा होता है ना मेढक, तो उसको टेडपॉल कहते हैं। तो टेडपॉल जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका पूँछ खत्म होता गया, और ख़त्म होता गया फिर मेढक पूर्ण रूप से बन जाता है। ये होता है इसका फर्टिलाइजेशन की प्रकृति, ठीक है। अब प्रकृति क्या होती है? बाहर बाहर होती है, ये अंदर नहीं होता है। चलिए आगे कहता है, मधुमक्खी और कीड़े किस वर्ग से संबंधित है? ये है कीट वर्ग से संबंधित है भाई। अच्छा नेक्स्ट करते हैं। टिड्डी क्या होती है? टिड्डी क्या होती है? तो टिड्डी हो गया, पक्षी तो नहीं है, रोग भी नहीं है, रसायन में कीड़ा, कीड़ा को टिड्डी बोल सकते हैं भाई। जानवरों की एक जाति कह रहा है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो हो जाएगा फेरोमोन। अच्छा, जानवरों की जाति जो होता है ना, उसी जाति के दूसरा सदस्य को आकर्षित करेगा ना, तो ये रासायनिक द्रव्य छोड़ेगा कौन? फेरोमोन छोड़ता है। स्तनधारी जो विविध रंग पहचान सकते हैं, ये कहलाता है क्या? जो विभिन्न रंग पहचान सकते हैं, मनुष्य कुत्ता ये भी है, मनुष्य कुत्ता बंदर से ये भी है, मनुष्य सभी जितना भी स्तनधारी है सभी रंग पहचान सकता है। ये विशेषता होता है स्तनधारी का, विशेषता, ठीक है। स्तनधारी की विशेषता जान लीजिए। और भी क्या होता है, जिसमें ना कान बाहर की तरह निकला हुआ रहेगा स्तनधारी में। इसमें स्तन होगा, अपने बच्चों को दूध पिलाएगा, जब भी अंडा नहीं देगा बच्चा देगा। और एक और हम लोग जान गए कि इसमें रंग पहचानने का गुण होता है इसमें स्तनधारी में, ठीक है। अच्छा 142 नंबर देखते हैं हम लोग। डायनोसारस क्या थे? डायनोसारस थे क्या थे? तो फिर इसमें कह रहा है कि स्तनधारी जो लुप्त हो गए, स्तनपायी जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्हों ये पटास के नाम से अंडा देने वाला स्तनपायी सरीसृप जो लुप्त हो गए। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे उपयुक्त, सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ कौन सा? ये हो जाएगा हिपेरिन। अच्छा, आर्कियो कह रहा, आर्कियोप्लेटेरिक्स जो होता है किस वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो हो जाएगा सरीसृप और पक्षी के बीच में ये योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है क्या? आर्कियोप्लेटेरिक्स। 145 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का में महत्व है? मतलब कि किस समूह के जीव का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व किसका? तो डायटम का, याद रखिएगा डायटम का। अच्छा, मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज है हाथी का है। मैमथ पूर्वज किसका है? हाथी का, ठीक है। मैमथ पूर्वज किसका है? हाथी का। आगे हम लोग देखते हैं 147 नंबर।
फेरोमोन्स पाए जाते हैं, तो फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीट में, फेरोमोन्स कीट में पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली है, तो भारत की सबसे बड़ी मछली की बात किया जाए तो ये व्हेल शार्क है। अच्छा, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव के निकटतम संबंधी कौन है? तो हो जाएगा गोरिल्ला। अभी वर्तमान में पूछे आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है, तो गोरिल्ला है। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो देखा मकड़ी कीट नहीं है, खटमल, क्योंकि खटमल घरेलू मक्खी मच्छर सब कीट है, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है। अच्छा, पांडा भी उसी कुल का है जिसकी है कौन, क्या भाई? तो भालू है। भालू पांडा एक ही कुल के हैं, ठीक है, पांडा और भालू एक ही कुल का है। आगे, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? तो त्वचा से नहीं, क्लोम नहीं, फेफड़ा नहीं, वातक तंत्र से। अधिकांश कीट होता है जो श्वसन वातक तंत्र से करता है। देखिए सब जितना भी क्वेश्चन हम ऊपर से देख लीजिए, सब आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, आईएएस के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको आप लोग हल्का में नहीं लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 153 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते? तो ये एकिडना, एकिडना होता है जो अंडा देता है लेकिन सीधा बच्चा नहीं देता। कौन? एकिडना। अच्छा, आगे हम लोग करते हैं 154 नंबर। 154 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? अरे किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो हो जाएगा नागराज। क्या हो जाएगा? नागराज। यान सांप को भी खा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है? तो हो जाएगा मकड़ी में ऐसा गुण पाया जाता है, मकड़ी ऐसा करता है। ऐसा घटना कौन करता है? मकड़ी। ये नर को मार देता है, मादा मैथुन करते करते नर को मार देता है, मकड़ी में ऐसा गुण पाया जाता है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैफोंसिया, याद रखिएगा, अगर तालाब और कुआं में गैफोंसिया को छोड़ दिया जाए तो एक भी मच्छर वहाँ नहीं रहेगा, ठीक है ना। कौन? गैम्बोसिया। कौन? गैम्बोसिया। 157 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए, ये 3 क्वेश्चन आज का बच रहा, सब देखिए, ये सभी सब आईएएस, जितना भी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं सब आईएएस वाला कर रहे हैं। देखिए सब आईएएस यूपीपीसीएस सब में पूछा हुआ है सब कुछ, है ना। तो चलिए 157 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं कह रहा है, तो गिबन, गोरिल्ला, हाँ लंगूर कपी नहीं हो जाएगा, बाकी ओरेंगुटैन हो गया, गोरिल्ला हो गया, गिबन हो गया, कपी है, लेकिन लंगूर कपी नहीं है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? तो हो जाएगा स्तनधारी है। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्लू निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है चमगादड़ है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, हम लोग अगला वीडियो में इसका और जो बचा हुआ है जो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।